मशरिक़ वस्ता इस वक्त बदस्तूर जंग की लपेट में है, लेकिन अमेरिका की मुसल्लत करदा इस जंग के खिलाफ ईरान डट कर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ने ईरान पर ना सिर्फ हमला करके उसकी सालमियत को ललकारा, बल्कि आयतुल्लाह ख़ामनेई को निशाना बनाकर रिजीम चेंज करने की भी नाकाम कोशिश की। और फिर अमेरिका और इजराइल ने आयतुल्लाह ख़ामनेई की शहादत के बाद हर मुंतखब होने वाले सुप्रीम लीडर को निशाना बनाने का वाज़ेह अंदाज में पैगाम भी दिया। ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता दिनों आयतुल्लाह ख़ामनेई के बेटे मुश्तबा ख़ामनेई के मुमकिना तौर पर सुप्रीम लीडर बनने की भरपूर मुखालिफत की, लेकिन अब अमरीकी इंतज़ामिया को ईरान ने एक बड़ा झटका दिया है, क्योंकि मुश्तबा ख़ामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब हो गए हैं, जिन्होंने अपनी आवाम की उनको भरपूर हिमायत हासिल है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 साला मुश्तबा ख़ामनेई को ईरान की मजलिस ख़बरगान ने नए सुप्रीम लीडर के तौर पर मुंतखब किया है। मुश्तबा ख़ामनेई कई दहाइयों से ईरानी क़यादत के करीबी हलकों में असर व रसूख रखते हैं और उन्हें ईरान की ताकतवर फ़ौजी तंजीम इस्लामी पासदारान इनकलाब के साथी और समझा जाता है और करीबी ताल्लुक़ रखने वाला रहनुमा भी समझा जाता है। क्योंकि मुश्तबा ख़ामनेई ने कभी किसी अवामी इंतखाब में हिस्सा नहीं लिया और आमतौर पर अवामी तकारीर या सियासी बयानात से भी गुरेज करते रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से ईरानियों ने कभी उनकी आवाज़ तक नहीं सुनी। बहरहाल मुश्तबा ख़ामनेई के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब होने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि खित्ते की सियासत किस समत जाएगी। आलमी मुबस्सरीन के नज़दीक मुश्तबा ख़ामनेई की क़यादत में ईरान की बुनियादी खारजा पॉलिसी में बड़ी तब्दीली का इम्कान कम है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि ईरान का निज़ाम हुकूमत किसी एक फ़र्द की सोच पर नहीं, बल्कि एक नज़रियाती और इदारा जाती निज़ाम पर कायम है। सुप्रीम लीडर वो कि सबसे ताकतवर ओहदा होता है, लेकिन पासदारान इनकलाब, मजलिस ख़बरगान, गार्डियन काउंसिल और दीगर रियासती इदारे भी पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करते हैं। यही वजह है कि ईरान की पॉलिसी में तसलसल ज़्यादा और अचानक तब्दीली कम देखने को मिलती है। एक अहम पहलू ये भी है कि मुश्तबा ख़ामनेई के इंतखाब से अमरीका और मगरब को एक वाज़ेह पैगाम भी गया है। वो पैगाम ये है कि ईरान पर बैरूनी दबाव के ज़रिए निज़ाम तब्दील करना आसान नहीं। गुज़श्ता कई दहाइयों से अमरीका ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ, सफारती दबाव और अस्करी धमकियाँ इस्तेमाल करता आया है, लेकिन ईरान का निज़ाम अब भी कायम है। ऐसे में नई क़यादत का इंतखाब दरअसल इस बात का इजहार भी है कि ईरान अपनी सियासी खुदमुख्तारी पर किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। अमेरिका और इजराइल के लिए ये पेशरफ्त इसलिए भी अहम है क्योंकि वो तवील अरसे से ईरान में अंदरूनी कमज़ोरियों को तलाश करने की कोशिश करता रहा है, लेकिन नई क़यादत को अवामी और इदारा जाती हिमायत हासिल है। तो ऐसे में अमेरिका की ईरान में रिजीम चेंज करने की ख्वाहिश पूरी होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि ये ख्याल किया जा रहा है कि मुश्तबा ख़ामनेई अपने वालिद आयतुल्लाह ख़ामनेई की तरह सख्त पॉलिसी जारी रखेंगे। ख़ासतौर पर अमेरिका और इजराइल के हवाले से ईरान का सख्त मौक़िफ़ हर सूरत बरकरार रहेगा। यही वजह है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान में प्रॉक्सी जंग के छेड़ने का इंदिया दे रहे हैं। अब ट्रंप के इस बयान से साफ जाहिर हो रहा है कि वो ईरान में हमले के जो मतलूबा नताइज हासिल करने की कोशिश कर रहे थे वो नहीं कर सके, जबकि ट्रंप के करीबी साथी पहले ही दूरअंदेशी से काम लेते हुए डोनाल्ड ट्रंप को इस जंग से बाज रहने का मशवरा देते रहे, लेकिन ट्रंप ने अपनी अना और ज़िद में किसी एक की नहीं सुनी और इसी वजह से ट्रंप इंतज़ामिया में इख्तलाफात भी उभर कर सामने आए। जैसा कि ईरान पर हमले से मुतालिक ट्रंप काबीना में इख्तलाफात का इंकशाफ हुआ। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक काबीना और करीबी अफराद ने अमरीकी सदर को ईरान पर हमले से एहतियात का मशवरा दिया था और जो JD वैंस है उन्होंने मशरिक़ वस्ता में नए तनाज़े की जो है इस हवाले से मुखालिफत की थी कि ऐसा तनाज़ा नहीं होना चाहिए, को हामी नहीं थे इस जंग के। नायब सदर और फौजी हुक्काम ने भी ट्रंप को ईरान पर हमले के असरात से आगाह किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पहले ही वेनेज़ुएला के मामलात में मसरूफ़ थे, जबकि अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ ने ईरान पर हमले के मुमकिना मनफी असरात से डोनाल्ड ट्रंप को खबरदार किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी सदर ट्रंप की जिद के आगे JD वैंस और मार्को रूबियो को ईरान पर हमले की हिमायत करना पड़ी। अब इससे ये वाज़ेह हो रहा है कि ट्रंप के साथियों को यह अंदाज़ा था कि अमरीका को इस जंग में कूदने पर मुश्किलात का सामना करना पड़े, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मुशाहिद हुसैन सैयद कहते हैं कि ईरान इस जंग का पहला राउंड जीत चुका है, क्योंकि अमरीका और इजराइल चाहते थे कि ईरान में रिजीम चेंज जो है वो हो, जो नहीं हो सका। अब बुनियादी तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रवैये से वाज़ेह कर दिया है कि मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक पहुंच चुके हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और इजराइल जंगी जुनून में इतने अंधे हो चुके हैं कि ईरान में तालिबात के स्कूल पर धावा बोल दिया गया, जिसके नतीजे में 160 से ज़ायद बच्चियाँ शहीद हुई। हलाकतों की तादाद देखकर यह अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि हमला कितना हौलनाक था, लेकिन ट्रंप इंतज़ामिया इसकी ज़िम्मेदारी कबूल करने की बजाय उल्टा ईरान को इस हमले की ज़िम्मेदार ठहराती नजर आई। इस वक्त इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम उस्मान शाहिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, ज़ाहिर है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव और एजेंडा इस सो कॉल्ड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का ये था कि रिजीम चेंज हो सके। अब आप मुश्तबा ख़ामनेई का बतौर सुप्रीम लीडर अपनी ज़िम्मेदारियों को एज्यूम करना, उनको नॉमिनेट किया जाना, द मैसेज इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। ये जो पैगाम ईरान ने दिया है अमेरिका और इजराइल को कि आप अपने इस एजेंडे में कामयाब नहीं हो सके,
कितनी कितनी ज़ोरदार तरीके से कंसर्न क्वार्टर्स तक की आवाज़ पहुंच रही है और इसके रेपरकशंस क्या होंगे? जी डेफिनेटली, जिस तरीके से ईरान नैरेटिव पूरी दुनिया के अंदर फैलाने में कामयाब रहा कि अमेरिका की जो अपराइजिंग से मुतालिक मिलिट्री ऑब्जेक्टिव था, अब वो गोल पोस्ट चेंज हो चुकी हुई है। उसके बाद वो कंप्लीट सरेंडर की बात कर रहे हैं। वो चीज़ भी हमें ऑन ग्राउंड दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। और ट्रम्प की हालत ये हो चुकी हुई है कि वो सेपरेटिस्ट जो हैं कुर्द, उनके साथ फ़ोन पे खुद बात करते नजर आ रहे हैं। जैसे आपने कहा कि उनकी की एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, जेडी वैंस, मार्को रूबियो, उनकी उन्हें हमायत हासिल नहीं थी। पर जनरल केन ने इस चीज़ के बारे में बता दिया था, देयर इज़ नो स्ट्रेटेजिक एंड गेम है। तो मेरे ख्याल में ईरान ने एक चीज़ ये स्टैब्लिश कर ली है कि किसी सूरत के अंदर रजीम जो है उससे डिसमेंटल नहीं किया जा सकता। रजीम इंटैक्ट है क्योंकि उसकी लेयर्स है बहुत ज़्यादा, और मोज़ैक स्ट्रेटजी के तहत उन्होंने ऑटोनोमस यूनिट को दे दिया है राइट कि आप जो चीज़ बेहतर समझते हैं आप करें, क्योंकि कम्युनिकेशन की डिसरप्शन है, टॉप टीयर एलिमिनेट कर दी गई है, इसलिए चेन ऑफ कमांड की आपको जरूरत नहीं है। तो उनका ये मिलिट्री डॉक्ट्राइन काफ़ी ज़्यादा उनके पास जो है ना उनका फ़ायदे में रहा है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन्होंने दुनिया को ये चीज़ भी पावर कराने में कामयाब रहे हैं कि दुनिया की ग्लोबल एनर्जी की सिक्योरिटी ईरान की सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है। अगर आप हमारी सिक्योरिटी जो है उसे एट स्टेक लगाएंगे तो दूसरी सूरत के अंदर हम आपकी फैक्ट्रियों से लेके आपके चूल्हे तक जो हैं वो बुझा देंगे। ईटिंग और हीटिंग के मामला नारे चल रहे हैं इस वक्त यूरोप के अंदर। 48% गैस वहां बढ़ चुकी हुई है। ब्रेंट क्रूड $120 पे पहुंच चुका हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। एयरलाइंस के स्टॉक जो है वो डाइव कर रहे हैं। मेरे ख्याल में कोई एक इंडिकेटर इकोनॉमिक ऐसा नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि फील गुड फैक्टर है। और दूसरी तरफ ईरान ये बात भी बावर कराने में कामयाब रहा, अगर आप क्योस को हमारे दरवाजे पे लाएंगे तो हम इस क्योस क्राइसिस को एक्सपोर्ट कर देंगे पूरे रीजन के ऊपर है। जिस तरीके से क्रिटिकल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने डैमेज किया, जिस तरीके से अमेरिका के डिप्लोमेटिक और मिलिट्री टारगेट्स को उन्होंने एंगेज किया, इससे एक और मैसेज उन्होंने भेजा है अपने दो पड़ोसियों को, एक रशिया को और एक चाइना को, कि मैं आपके बगैर इस वक्त 10 दिन हो गए हैं वॉर के अंदर खड़ा हूं। और मुझे लगता है हाईली लाइकली है कि वो दोनों जो हैं बड़े क्लोजली वॉच कर रहे हैं दोनों कंट्रीज, और वो जरूर इसका साथ देंगे। जिस तरीके से हमें खबरें आ रही हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग में इनका साथ है, सैटेलाइट के अंदर वो इनके साथ हैं, इसका मतलब है कि वो आगे भी फर्दर जो है परसू करेंगे इसी दोस्ती को, और ये ज्यादा बेहतर अंदाज में मटेरियलाइज होगी। मैं रेहान आपको बात बताऊं, हालात ये हो चुके हुए हैं कि अमेरिका ने यूक्रेन से मदद तलब की है। ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि हमारी जो इंटरसेप्टर्स के हवाले से सलाहियत है वो अरब स्टेट से कहीं बेहतर है, और हम अपने लोग डिस्पैच कर रहे हैं खलीजी रियासतों में जो उन्हें बताएंगे कि इरानियन ड्रोन से कैसे निपटना है, क्योंकि यही शायद ड्रोन जो है वो रशिया इस्तेमाल कर रहा है। और ये शायद ड्रोन को पकड़ के उसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके लोकस के नाम का अमेरिका ने एक नया ड्रोन जो है लॉन्च कर दिया है। तो मेरे ख्याल में इंतहाई एग्जॉस्टिव हो चुका है अमेरिका का इस वक्त जो अपना प्लान था। और दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है एस्केलेशन ट्रैप के अंदर आ चुके हैं। आप उनकी बातों से अंदाजा करें, फ्रस्ट्रेशन का लेवल मैक्सिमम हो चुका हुआ है और वहां से कोई ग्राउंड गेन नहीं कर पा रहे। अच्छा उस्मान साहब, ये सारी पिक्चर अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीर देखें तो इतने सालों की स्ट्रगल एफर्ट के बाद सिक्योरिटी डोमेन के अंदर भी इतने लैप्सेस थे ईरानियन साइड के ऊपर कि ना सिर्फ आयतुल्लाह ख़ामनेई बल्कि IRGC के जो कमांडर हैं उन समेत बहुत से लोग जामेशाद, यानी जो की लीडरशिप है वो उसको हटा दिया गया रास्ते से बड़ी आसानी से। और अब जो नई लीडरशिप आई है, इस बात क्या ये तयक्कुन से कही जा सकती है कि क्या वो टारगेट नहीं होगी, और क्या अगर टारगेट करना चाहे अमेरिका और इजराइल तो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा? तो ये लैप्सेस तो बड़े विजिबल, ये क्रैक्स तो बड़े विजिबल रहे ईरानियन साइड के ऊपर। जी डेफिनेटली इंटेलिजेंस का जो फेलियर है, लैप्सेस जो आप बात कर रहे हैं वो बिल्कुल है, लेकिन आपको दूसरी तरफ ये भी मार्जिन जो है ना वो देना पड़ेगा, उन्हें बेनिफिट और डाउट देना पड़ेगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से पहली दफ़ा ईरान को लेबॉर्ट्री बनाया गया है। और एंथ्रोपिक AI क्लॉड को जिस तरह इस्तेमाल किया गया, जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी टेराबाइट्स की है, वो उसको पकड़ाई गई और उसने विद इन नो टाइम जो है 9:30 पे लॉक कर लिया अपना जो अटैक था। और दूसरी तरफ आपने जो 167 बच्चियों की बात की, उसके अंदर भी खबरें आ रही हैं कि वो भी AI लेड जो है टारगेट था, जिसके अंदर टोमाहॉक को जब छोड़ा गया तो उसने सैटेलाइट इमेज के अंदर प्रॉक्सिमिटी एरर किया। जो अटैक होना था साथ उसके बैरक के अंदर, वो अटैक कर दिया गया स्कूल के अंदर है। तो सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी के ऊपर वेस्ट की हेजमनी तो हमेशा से है, अमेरिका की है। तो फिर हमें ये मानना पड़ेगा ना सर कि सिक्योरिटी डोमेन में दे आर फार बेटर देन
एनीबडी एल्स या आपने जो पर opponent है। जब आप इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएंगे 47 साल एक रजीम के ऊपर मुसलसल, उन्हें एक्सेस नहीं देंगे, तो डेफिनेटली है वो मेरे ख्याल में ग्लोबल साउथ का कोई कंट्री भी अगर सामने खड़ा हो, तो जिस लेवल के दो कंट्री जो कि न्यूक्लियर आर्सेनल होल्ड करते हैं और जिस लेवल का एरियल उन्हें एडवांटेज हासिल है, हम देखते हैं एयर पावर सारी उनके पास है, तो इसमें कोई शक नहीं, ये मनाजर देखने में आ सकते हैं, लेकिन हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए। आप चेक करें 10 दिन हो गए हैं, 49 अस्करी टॉप की उनकी लीडरशिप जो है और सियासी वो एलिमिनेट कर दी गई हैं, लेकिन उसके बावजूद असम्बली एक्सपर्ट ने जिस बंदे को नॉमिनेट किया है वो बंदा वहां का MBS कंसिडर किया जाता है। मुश्तबा हमनाई इतने विजिबल फिगर कभी नहीं, उनके रिलीजियस क्रेडेंशियल इतने नहीं, लेकिन उन्हें अपने वालिद की आंख और कान जो है वो तस्वुर किया जाता, तो उनकी बहन, उनकी बीवी, उनकी वालदा, उनके वालिद एलिमिनेट हो गए हुए हैं और वेस्ट अभी उनकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में वहां पे जितने एस्टेब्लिशमेंट के इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर आर्टिश रेगुलर आर्मी उनकी होगी, बसीज उनके रजाकारों की बहुत बड़ी फौज है। उस्मान साहब देखिए, इमोशंस अपनी जगह पे, इमोशनल कनेक्शन अपनी जगह पे, सब कुछ ठीक है, रेजिलिएंट भी हैं वो, ये सारा कुछ, लेकिन कितनी देर तक रेजिस्ट कर पाएंगे? ये तो मुसल्लमा हकीकत है और नाकाबिल तरदीद है कि सिक्योरिटी डोमेन में तो आज तक आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए कि जो ताकतवर होता है वो प्रिवेल करता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं थोड़ा सा आपसे अदब के साथ जो है ना इख्तलाफ करता हूँ। आप चेक कर लें अमेरिका की एग्जिट स्ट्रेटजी, चेक कर लें वियतनाम के अंदर किस तरीके से बॉडी बैग्स लेके भागे, अफगानिस्तान आपके सामने बगराम एयरबेस 21 अगस्त को क्या हालत थी इनकी है, तो यहाँ से भी जो है ना वो पुल आउट करेंगे। और ये हम नहीं कह रहे, ये अमेरिका के टॉप पोलिटिकल साइंटिस्ट रॉबर्ट पेप ने कहा है कि 150 साल की हिस्ट्री के अंदर एयर बम्बार्डमेंट जो है उसमें कभी वो कामयाबी नहीं मिल सकी जो अमेरिका यहाँ से लेवरेज गेन करना चाहता है। आप देखें 10 दिन होते हैं, 10 दिन के अंदर टारगेट बम्बार्डमेंट हुई हुई है, पहले 12 घंटे में 950 टारगेट उन्होंने एंगेज किया, उसके बावजूद ईरान यहां से पीछे हटता हुआ नजर नहीं आता। उनकी स्ट्रेटेजिक टोन्स के अंदर अभी तक डिफाइंस है। नहीं उस्मान साहब कता के लामिल से माजरा, देखिए इराक की एग्जांपल ले लें आप, बेशक अफगानिस्तान की ले लें, क्यूबा की ले लें, वियतनाम, आप लीबिया की एग्जांपल ले लें, अदरवाइज बूट्स ऑन ग्राउंड जी, बूट्स ऑन ग्राउंड थे। आप देखें बूट्स ऑन ग्राउंड थे। लिबिया की आप एग्जांपल ले लें, लिबिया के अंदर इन्होंने एरिया स्ट्राइक की थी नेटो ने, क्या नीचे रजीम के अपना मैनेज हो सके मामला है? नहीं हो सके है। अभी भी देख लें वहां पे क्या सूरत है। बूट्स ऑन ग्राउंड का इंडिया तो यहाँ भी प्रेसिडेंट ट्रंप दे चुके हैं कि बूट्स ऑन ग्राउंड हो सकते हैं, और फिर जैसे आपने प्रॉक्सी का जिक्र किया तो जो कुर्द है उनको भी इस्तेमाल किया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल में कुर्द कभी इन्वेजन नहीं कर सकते। बाल्कनाइजेशन जो है ना एक ऐसा ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। ये ईरान है, याद रखें, ईरान में चौकीदार से लेके आयतुल्ला तक सब एक फिरके को, एक आइडियोलॉजी को मानने वाले हैं। उनके ज़ाती इख्तलाफात अपनी जगह पे। आप मुझे बताएं जिस तरीके से लाखों लोग सड़कों के ऊपर थे, दूर दूर तक अभी 2 सबसे बड़े इज्तिमा हुए हैं वहाँ के ऊपर है, एक बच्चियों के जनाजे की सूरत में और एक कल रात को जहाँ पे मुस्तफा जो है उन्हें खामनाई उनकी एलिजियंस शो करने के लिए, वफादारी शो करने के लिए मामला आगे की तरफ जा रहे हैं। और इतने ज़्यादा आप मुझे बताएं पोलराइजेशन के माहौल के अंदर जो रीजन के अंदर है वोलेटाइल है, उसके बावजूद ईरान में बगावत के दूर दूर तक कोई असर नहीं है। याद रखें ये लिबिया का मॉडल नहीं है और ये वेनेजुएला का जो है ना सिनेरियो नहीं है जो डोनाल्ड ट्रंप ने मिस कैलकुलेट किया था। तो मेरे ख्याल में ये सॉफ्ट बॉम्ब जो है उसके ट्रैप के अंदर आ गए हैं। कौम इकट्ठी हो चुकी हुई है, कौम जो इस वक्त रियासत के पीछे खड़ी हुई है। बाकी आपकी बात ठीक है, जो जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं आएंगे, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जो मर्जी क्लेम कर रहे हैं, इट्स अ फार क्राई। और बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता है कि वो कफन के अंदर आखिरी कील होगा, यहाँ से भी बॉडी बैग्स जाएंगे। ये ईरानियन किसी सूरत के अंदर उन्हें वापस नहीं जाने देंगे, अपने पाँव के ऊपर है। और ये कोई जज्बाती तकरीर नहीं है। आपने चेक किया, इस दफ़ा उन्होंने ढाल नहीं रखी, इस दफ़ा उन्होंने तलवार निकाली हुई है और उन्होंने वो सारा क्योस जो है पूरी दुनिया को जो है वो एक्सपोर्ट कर दिया। और जैसे आपने कहा कितनी देर तक ठहरेंगे, देखना यह है दुनिया कितनी देर तक आलमी मैशत जो है वो जिस तरीके से उसकी मैशत दबा रखी है नेवल ब्लॉकेट करके, वो कितनी देर तक सह सकती है। क्या पड़ोसी कंट्री एशिया और यूरोप की मार्केट्स ये सह सकती है कि 48% गैस जो है वो ऊपर जाके 100% तक पहुंच जाए? मेरा नहीं ख्याल। वो इंटरनेशनल प्रेशर जनरेट करने की एक डेलिब्रेट एफर्ट है ईरानियों की कि जितना ज़्यादा वो ऑयल सप्लाई को चोक करेंगे, जितना ज़्यादा इंटरनेशनल मार्केट में कॉन्ट्रैक्शन होगी, जितनी स्टैगफ्लेशन होगी, जितना मॉनेटरी पॉलिसी रिविजिट होंगी, उन्होंने मैस लेवल के ऊपर बता दिया है पूरी आलमी मैशत जो है उसके गारंटर जो हैं वो ईरानी है। और अगर आप इसको परसू करना चाहते हैं, दे आर वेरी मच ओके विद इट है। तो मुझे लगता है वो इसको मजीद फैलाएंगे। और दुनिया जो है इस वक्त आप चेक कर लें, ग्लोबल इंडिकेटर्स है, पूरी दुनिया के अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो रहा है। कार्गो शिपमेंट्स रुकी हुई हैं, कतर ने LNG की पैदावार बंद कर दी है, कुवैत ने रोके बैठी है। इस वक्त 1.5 दिन का पेट्रोल 140 मिलियन बैरल ऑयल जो है वो रोका हुआ है, जिसने गुजर के यहाँ से जाना था। मेरा नहीं ख्याल इंटरनेशनल मार्केट जो है उसका एपेटाइट इतना ज्यादा है कि वो अब्जॉर्ब कर सके इस तरह की जंग इन द लॉन्गर टर्म।
बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान शाह साहब, आपके वक्त के लिए इंटरनेशनल रिलेशंस एक्सपर्ट उस्मान शाह साहब मौजूद थे। इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो इकोनॉमिक एस्पेक्ट है वो बहुत गालिब है, और लगता यही है कि जब इकॉनमी सेंट्रिक हो गया अब मामला, तो जब तक ये इकॉनमी की वो जो एक शायरग है वो चोक रहेगी, जिसे आबनाए हुर्मुज़ कहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ग्लोबल इकॉनमीज़ का सस्टेन करना। तो यकीनन इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि ये कितनी देर तक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जारी रहता है।